गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आपको हिंदू लॉ के विषय में पहले बताया था। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। इन सब के विषय में हमने आपको डिटेल में बताया था। अब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, सन एंड फादर हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन हैं, इन सब के कुछ राइट्स क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए कोर्ट में आकर के आपको रिलीफ लेना होता है। तो जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड ने किसी लड़की से शादी करी, एक आदमी ने, और शादी करने के बाद महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो रही अपने हस्बैंड के साथ। एक आध बच्चे का जन्म भी हो गया इस बीच में। अब वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लुक आफ्टर करना बंद कर दिया। हाँ, उसको कोई और मिल गई, वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा और अपनी पत्नी को इग्नोर मारने लगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में पत्नी परेशान हो जाती है। पत्नियां सब कुछ शेयर कर सकती हैं, हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती। तो इस कारण से वो मायके चली जाती हैं नाराज़ होकर के। पति इंटरेस्ट नहीं लेता, तो वो जब जिसके साथ तुम रह रही हो एज ए वाइफ, वही इंटरेस्ट नहीं लेगा तो तुम रहोगी कैसे। फिर छोटा बच्चा होता है, माँ बच्चे से अटैच्ड होती है, तो बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। हाँ, अपने माता पिता के पास, अगर वो नहीं होते तो बहन भाई के पास चली जाती है। तो अब उसको मेंटेनेंस के राइट्स हैं कानून में, कि जिसके साथ वो एज ए वाइफ मैरिज करके आई है, उसने अपना ज़िंदगी का उसके साथ जीवन साथी बनने का निर्णय लिया था, लेकिन रास्ते में ही जीवन साथी ने इग्नोर मार दिया, छोड़ दिया। तो अब कहाँ जाए। उसका एक बच्चा हो गया, वो शादीशुदा है, तो कोई अच्छा सा लड़का भी उसको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसे डाइवोर्स लेना पड़ेगा पहले। तो डाइवोर्स लोगे तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का प्रोविज़न है, आप डाइवोर्स ले सकते हो। अगर वो हिंदू से सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दिए हैं, यदि वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डिजर्शन है, जैसे क्रुएल्टी है, और तमाम सारे उसमें ग्राउंड्स हैं। मेन तो डिजर्शन और क्रुएल्टी ही लिया जाता है। जैसे एडल्ट्री है, बाइगमी है, इस तरह के और तमाम सारे ग्राउंड्स हैं। या किसी दूसरी लेडी के साथ उसने फिजिकल रिलेशंस बनाए और उसमें उसको कन्विक्शन हो गया, तो वो भी एक ग्राउंड है कि वो वाइफ जो है रेपिस्ट के साथ नहीं रहेगी, वो डाइवोर्स मिल जाएगा उसको। तो इस तरह से जो ग्राउंड्स हैं, उन वो ग्राउंड से आप एलिजिबल तो हो जाते हैं रिलीफ पाने के लिए। लेकिन रिलीफ पाने के लिए एलिजिबल हो गए, आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया, अब आपके पास पैसे नहीं हैं, ना तो घर चलाने के लिए पैसे हैं और ना ही मुकदमा लड़ने के लिए पैसे हैं। तो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उसमें जब आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करोगे तो मिसलेनियस एप्लीकेशन 24 में पड़ती है लेस्पेंडिस का, कि जब तक डाइवोर्स प्रोसीडिंग डिसाइड नहीं होती तब तक हमको हमारे हस्बैंड से खर्चा दिलाया जाए। हस्बैंड के खिलाफ ही आप लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी खर्चा हस्बैंड को ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो क्या किया, मायके में अब माँ बाप ने शादी तय कर दी, आप ससुराल आ गई, पति की सेवा करने लगी, 4-5 साल उसके साथ रहीं, 1-2 बच्चे इस बीच में पैदा हो गए। अब बच्चों को लेकर के आप कहाँ जाएं, और उन बच्चों को, जो तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे हैं, उन्हें कोई दूसरा क्यों मेंटेन करेगा, वो एक और समस्या होती है। तो लेडी अगर उस आदमी से छुटकारा पाना चाहती है, बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी है, तो डाइवोर्स फाइल करेंगी। डाइवोर्स का प्रोसीडिंग साल, 2 साल, 3 साल चलेगी। उसको लड़ने के लिए आपको खर्चा भी लगेगा, और इस दौरान आपको अपने बच्चे पालने के लिए और अपने को पालने के लिए भी पैसे चाहिए। तो मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी हस्बैंड की है। हस्बैंड के खिलाफ आप मुकदमा लड़ोगे तब भी खर्चा हस्बैंड को ही देना पड़ेगा, मेंटेनेंस का भी और मुकदमा लड़ने का भी। यहाँ तक कि तुम जो वकील एंगेज करोगी, उस वकील की फीस भी हस्बैंड को ही देनी पड़ेगी। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में
इसकी व्यवस्था है। अब मुकदमा लड़ते समय जब आप केस लड़ रही हो तो डाइवोर्स मान लो आपको ग्रांट हो गया, तो जब डाइवोर्स ग्रांट हो गया तो आप हस्बैंड वाइफ नहीं रह जाओगे, कोर्ट से आपकी मैरिज डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन राइट ऑफ मेंटेनेंस आपका तब भी बना रहेगा। तो सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में है, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन पड़ती है कि लमसम अमाउंट या मंथ टू मंथ जैसा भी देने वाले की हैसियत हो, देने वाला कौन है, हस्बैंड, उसकी जैसे हैसियत हो उस हिसाब से सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में आप एप्लीकेशन लगाओगे वाइल डाइवोर्स प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। तो पहले तो 24 में आपको लेस पेंडिस मिल जाएगा, लेस पेंडिंग का मतलब पेंडिंग डिसीजन ऑफ द कोर्ट, और 25 में परमानेंट एलिमनी मिल जाएगी। 25 में हिंदू मैरिज एक्ट के परमानेंट एलिमनी की व्यवस्था है। इसमें हिंदू लॉ में खास बात क्या है कि इनमें से प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी कमाता हो, जिसके पास आमदनी का जरिया हो, खर्चा देने की जिम्मेदारी उसी की है, चाहे हस्बैंड पिटीशन फाइल करे चाहे वाइफ फाइल करे। टेक फॉर एग्जांपल कि वाइफ नौकरी में है और हस्बैंड भी नौकरी में था प्राइवेट, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, तो जो एम्प्लॉयर है उसका, वो प्राइवेट नौकरी में था तो उसको नौकरी में क्यों रखेगा, अब तो किसी काम का नहीं रहा उसके, तो उसको नौकरी से निकाल देगा। वाइफ सरकारी नौकरी में है तो वाइफ को अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है 50-60-70 हज़ार रुपये, तो हस्बैंड को भी राइट है वाइफ से मेंटेनेंस लेने का। हिंदू लॉ में सेक्शन 24 में भी है, 25 में भी है। 24 में है मुकदमा लड़ने के दौरान, और 25 में है परमानेंट एलिमनी। एक बात खास बात है ये कि ये जब जैसे डाइवोर्स है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूर राइट है, या वाइड एंड वाइडेबल मैरिज का पिटीशन है, हाँ, जब ये मेन पिटीशन पढ़ेंगे तभी आप 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब खाली सीधे चाहो कि हम तो और कोई मुकदमा नहीं करेंगे, हमें तलाक नहीं चाहिए, हमें तो खाली मेंटेनेंस चाहिए, तब आप हिंदू लॉ में सेक्शन 25 या 24 में कोई पिटीशन आपका नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो तभी आ सकता है जब मेन पिटीशन तलाक का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का है, जुडिशियल सेपरेशन का है, या वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर करने का है 11 में, तब आप ये मिसलेनियस एप्लीकेशन पड़ती है। अच्छा, मान लो आप हस्बैंड से कोई डाइवोर्स नहीं चाहते, आपकी शिकायत इतनी बड़ी नहीं है, और दूसरी बात यह कि आप चाहती हो कि हम इसको पब्लिक न करें, और आप ये सोच रहे हो कि मैं 50 साल की तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं डाइवोर्स लेके करूँगी क्या, समाज में डाइवोर्सी कहलाऊँगी, वो भी एक कलंक है, समाज में डाइवोर्सी कहलाऊँगी, महिलाओं के बीच में चर्चा का विषय बनी रहूँगी, बोले तलाकशुदा है, डाइवोर्सी है, आपस में बात करती है ना एक दूसरे से, तो इसलिए वो डाइवोर्स फाइल नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि अब हमारी इनकी नहीं बनी तो कोई बात नहीं, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं और हम अलग रहेंगे इनसे, और इनसे खर्चा लेंगे, खाली नौकरी में हैं तो खर्चा देंगे हमें ये, तो फिर आपको 125 में डालना पड़ेगा। 125 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो सबके लिए है, चाहे पार्टी हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो। 24 और 25 में हस्बैंड को भी राइट है वाइफ के खिलाफ मेंटेनेंस लेने का, लेकिन 125 में हस्बैंड को राइट नहीं है, वाइफ को तो है। वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस 125 CRPC में प्राप्त कर सकती है। बच्चे भी प्राप्त कर सकते हैं अगर वो माइनर हैं, 18 साल तक बच्चे भी प्राप्त कर सकते हैं। और पेरेंट्स जो हैं, अगर उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों से, चाहे बच्चे लड़के हों और चाहे लड़की, अगर वो कमाते हैं तो पेरेंट्स का राइट है 125 CRPC में उनसे मेंटेनेंस प्राप्त करने का। तो जैसे ही भी परिस्थिति होती है, अब मान लो वाइफ जो है वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, खाली मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उसे 125 CRPC में आना पड़ेगा। और अगर वो डाइवोर्स फाइल करती है तो फिर उसको सेक्शन 24 और सेक्शन 25, 24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट में सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन पड़ेगी मिसलेनियस, और उसमें उसको मेंटेनेंस प्राप्त हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रहे
कि ये राइट तुम्हारा तभी है जब तुम्हारे पास कोई आय का साधन न हो। मान लो इनकम नहीं है आपके पास, कहीं नौकरी नहीं करती हो, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जहाँ से ब्याज, इंटरेस्ट, वो किराया वगैरह, रेंट वगैरह आता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बैंक में इतना रुपया नहीं है कि वहाँ एफडी जमा है और एफडी में ब्याज आ रहा है। कहीं से भी तुम्हारी आमदनी न हो, तभी आप मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हो, चाहे सेक्शन 24 हो और चाहे सेक्शन 25 हो। हाँ, एक बात और, कभी कभी हमारे यहाँ देश में महिलाएं जो हैं वो छोटी मोटी नौकरी करती हैं, जैसे कि कोई लेडी ट्यूशन पढ़ा लेती है, जैसे इस प्राइवेट स्कूलों में टीचर लगी हुई है। हाँ, या जैसे गरीब गुरबा जो नौकरां लेडीज़ हैं वो मोहल्ले में जाकर अपना घरेलू काम कर लेती हैं और उसमें 2 4 5 7 हज़ार रुपये वो कमा लेती हैं, तो वो भी एंटाइटल्ड हैं मेंटेनेंस के पाने के। अगर उनका हस्बैंड ज़्यादा कमाता है तो ये जो 5 7 हज़ार रुपये वो कमा लेती हैं वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। वो ये माना जाएगा कि 7 हज़ार तो ये कमा लेती हैं, अगर इनको 5 6 हज़ार रुपये और दिला दिया जाए हस्बैंड से तो 7 5 12 13 हज़ार रुपये हो जाएंगे, तो इनका भी गुजारा हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि हस्बैंड की क्या हैसियत है। लोग 50 हज़ार में भी गुजारा नहीं कर पाते और लोग 10 हज़ार में भी गुजारा कर लेते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर जो ऐसा है कि आप गरीब मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो, पुअर क्लास से बिलोंग करती हो या एफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करती हो। आपको जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तब तक वाइफ को हस्बैंड के स्टेटस से रहने का अधिकार है। अगर वो हवाई जहाज से चलता है तो वाइफ को भी है अधिकार, लेकिन ये ध्यान रहे ये तभी तक है उसको जब तक उसकी मैरिज डिजॉल्व नहीं होती। डाइवोर्सी जो होगी, चाहे डाइवोर्स उसने खुद लिया हो चाहे हस्बैंड ने दे दिया हो, अगर कोर्ट से मैरिज डिजॉल्व हो गई है तो फिर आपको हस्बैंड की हैसियत से रहने का अधिकार नहीं है। फिर तो कोर्ट केवल उतना दिलाती है जिससे आपको भीख मांगने की नौबत ना आए, आप पेट भरने के लिए अनरीजनेबल कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर न हों। इसलिए कोर्ट ध्यान रखती है तो 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये मेंटेनेंस आपको दिला देगी, ताकि रोटी भी खा लो और कहीं रह भी लो, कपड़े भी पहन लो। लेकिन हवाई जहाज़ में या कार में चलने के लिए नहीं दिलाएगी वो। कार में चलने और हवाई जहाज़ में चलने का अधिकार तभी है जब आप अपने हस्बैंड की वाइफ हो, तभी है, नहीं तो नहीं है। तो इस प्रकार से अब जैसे 125 में है, 125 में जब आप मुकदमा डालोगे तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ डालना पड़ता है। अगर वहाँ फैमिली कोर्ट है तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर जो है वो फैमिली कोर्ट को दे दी गई हैं। तो 125 जैसे फैमिली कोर्ट में, हाँ, जो बड़े बड़े ज़िलों में सब में फैमिली कोर्ट हैं, अब बना दी गई हैं 1 2। तो फैमिली कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करते हो, तो जैसे ये पिटीशन है, ये डाइवोर्स पिटीशन है, तो उसमें फैमिली कोर्ट का नाम होता है, उसके बाद पिटीशन नंबर होता है, फिर जो पिटीशन फाइल कर रहा है डिवोर्स का उसका ऊपर नाम आता है, फिर उसके बाद वर्सेस जिसके खिलाफ़ दाखिल किया जा रहा है, हस्बैंड के खिलाफ़, ऑफ कोर्स डाइवोर्स तो हस्बैंड के खिलाफ़ होता है, तो हस्बैंड का नाम वगैरह पता आता है, और फिर नीचे लिखा होता है कि किस प्रोविज़न के तहत आपने पिटीशन फाइल किया। और फिर प्लेंट की तरह ही नियम होता है कि महोदय या सर लिख करके और वो ग्राउंड्स लिखोगे कि तुमको क्यों ना रिलीव ग्रांट किया जाए। आपकी मैरिज है तो मैरिज को डिजॉल्व करने का पिटीशन है, तो मैरिज क्यों डिजॉल्व किया जाए। उसमें जो सेक्शन 13 में ग्राउंड्स लिखे हैं, जैसे डिजर्शन है, क्रूअल्टी है, एडल्ट्री है ना, ये तमाम सारे ग्राउंड सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। तो उन ग्राउंड्स को, ये जैसे किसी और के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं आपने और क्रूअल्टी किया है, डिजर्शन किया है, उसको 2 साल या 2 साल से अधिक पीरियड से छोड़ रखा है, या आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स लिखे हैं। उन ग्राउंड्स में ही आप एप्लीकेशन लगा सकते हो।
मुस्लिम्स की तरह हिंदुओं में नहीं है। मुस्लिम्स की मैरिज भी डिजॉल्व हो सकती है और हिंदुओं को भी अब हो सकती है। मुस्लिम का यूनिलेटरल है, उसे पत्नी पसंद नहीं है फॉर एनी रीज़न, तो वो अहसन और हसन का डाइवोर्स आज भी दे सकता है। तलाकुल बिद्दत मना हो गया है। जो 3 बार बोलते थे ना वो कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। हाँ, और सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया। हाँ, 19 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट ये पास कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट ने, और कानून बन गया है। इसमें सज़ा है कि अगर आपने तलाकुल बिद्दत किया, यानी एक बार झटके में 3 बार बोल दिया तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तो ये ऑफेंस कर दिया है अब कानून ने। पार्लियामेंट ने इसको कानून बनाकर इसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है। इसमें 3 साल तक की सज़ा है। और उस स्थिति में अब लोग क्या करते हैं कि वो तलाक अहसन और तलाक हसन उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, इस महीने तलाक दे दिया और अगले महीने फिर तलाक दे दिया और तीसरे महीने में फिर बोल दिया। 3 महीने तक लगातार आपने उसको उससे दूर रहे, पत्नी को पत्नी की तरह ट्रीट नहीं किया, उससे फिजिकली दूर रहे, और आपने इस तुहर में तलाक दे दिया, अगले तुहर में तलाक दे दिया, फिर तीसरे तुहर में फिर तलाक बोल दिया, तो वो तलाक एब्सोल्यूट हो गया। इर्रेवोकेबल डाइवोर्स कहते हैं इसको। और जो तुहर है, तुहर का अर्थ होता है कि जो पीरियड ऑफ प्योरिटी है, लड़कियों को जो पीरियड्स होते हैं 4-5 दिन के, उसको माइनस कर दो, हर महीने होते हैं ना, उस 4-5 दिन को माइनस कर दो। उसके बाद जो 24-25 दिन बचते हैं, उस पीरियड में अगर हस्बैंड ने ये कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और अगले तुहर में फिर बोल दिया तलाक देता हूँ, तीसरे तुहर में उसे फिर बोलना पड़ेगा, और इस बीच में उनका कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह उन्होंने रहना नहीं शुरू किया, तो ये डाइवोर्स कंप्लीट हो जाएगा उनका। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें सेक्शन 13 में 8-10 ग्राउंड्स दिए गए हैं। वो ग्राउंड जब एग्जिस्ट करेंगे तभी वो डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उनकी स्वीट विल नहीं है हिंदुओं में और मुस्लिम से क्या है, ये उनकी स्वीट विल है। सब कुछ अच्छा है, हमें तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो 3 महीने बाद वो तलाक कंप्लीट हो जाएगा। 3 बार बोलना पड़ेगा हर महीने। आज भी ये वैलिड है, आज भी ये अहसन और हसन का तलाक आज भी वैलिड है। और इसको देखना हो तो आप मुस्लिम शरीयत वैलिडेशन एक्ट 1937 आप देखेंगे। शरीयत वैलिडेशन एक्ट 1937, उसमें मुस्लिम्स का जो कस्टमरी लॉ है उसको कानूनी रूप में मान्यता दी गई है। तो ये तलाक अहसन और हसन भी परमिसिबल है। जैसे तलाक खुला है, खुला भी अलाउड है। खुला में क्या होता है कि जो वाइफ है वो प्रपोज करती है हस्बैंड को कि मैं तुम्हें महर छोड़ दूंगी या इसके बदले में ये तुमको दे दूंगी, मेरे पास 2 मकान है, एक तुम ले लो और मुझे माफ़ी दो, मुझे तलाक दे दो, आप खुला दे दो। तो वो खुला होता है, उसमें वाइफ रिक्वेस्ट करती है हस्बैंड से, तब हस्बैंड डाइवोर्स देता है, वो खुला कहलाता है। और एहसन और हसन जो है वो हस्बैंड देता है। अब वाइफ के पास क्या रास्ता है मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम वुमेन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एक कानून है, अंग्रेज जाते जाते वो बना गए हैं कानून। उसमें 4-5 ग्राउंड्स हैं, जिसमें क्रूअल्टी भी है, एक ग्राउंड है। हाँ, तो उस 4-5 ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स का अगर अस्तित्व में हैं वो ग्राउंड्स, तो वाइफ भी अपनी मैरिज को मुस्लिम समाज में अपने हस्बैंड से मैरिज को अदालत के माध्यम से डिजॉल्व करा सकती है। नहीं तो मुस्लिम कस्टमरी लॉ में वाइफ को अपनी मैरिज डिजॉल्व कराने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुओं में है
हिंदुओं में जो सेक्शन 13 है उसमें जो हस्बैंड को ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वो तो हैं ही, 3-4 ग्राउंड्स अलग से महिलाओं के लिए हैं। ये जो हिंदू जो हस्बैंड के हैं ग्राउंड वो तो महिलाओं को उपलब्ध हैं ही, लेकिन वाइफ को अलग से सेक्शन थे 13(2) में 4-5 ग्राउंड्स और दिए हुए हैं, उनमें फाइल कर सकते हैं। अब बात मेंटेनेंस की आती है वही कि अगर वाइफ गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, हाँ हस्बैंड की कमाई थी तो वो भी रईस थी, जब हस्बैंड रईस है, हस्बैंड ने उसको निकाल दिया या उसको डिजर्ट कर दिया या कोई और कलमुही ले आया साथ में, तो क्या होगा कि वो पहली वाली वाइफ तो बेकार हो गई। अब उसके पास इकोनॉमिक साधन नहीं है, नौकरी उसने करी नहीं, बच्चे पालती रही खाली, बच्चे पालने से आमदनी तो नहीं होगी। उस स्थिति में वो हस्बैंड से खर्चा भी ले सकती है और मुकदमा लड़ने का खर्चा भी मांग सकती है। सेक्शन 24 में मुकदमा लड़ने का खर्चा मांग सकती है और अपनी मेंटेनेंस का भी मांग सकती है। और अगर तलाक उसको मंजूर हो जाता है तो सेक्शन 25 की एप्लीकेशन लगाकर वो जीवन भर के लिए खर्चा बनवा सकती है, जब तक वो दोबारा शादी न करे। अब हिंदू समाज में तो दोबारा शादी लोग कम करते हैं, अगर बच्चे हों एक आध तो बिल्कुल ही नहीं करती वो। उनको बच्चों से बहुत प्यार होता है तो कहती हैं मेरा बच्चा बिलख जाएगा, अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो पति इसको संभालेगा नहीं और ये बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चों का ध्यान रख कर के माताएं, बच्चों की माएँ हैं जो, वो दूसरा विवाह नहीं करती, कहती हैं एक विवाह मिल गया हो गया, उसी में जो सुख मिलना होता तो उसी में मिल जाता, ऐसा कह के अपने को संतोष कर लेती हैं। मेंटेनेंस का बताया था, आज टॉपिक हमारा मेंटेनेंस का है कि महिलाओं के पास मेंटेनेंस के 2 साधन हैं, चाहे वो 125 मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC में चली जाएं और चाहे सेक्शन 24-25 में वो हिंदू मैरिज एक्ट में चली जाएं। ये दोनों कानून महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को उपलब्ध हैं। हिंदू लॉ तो हिंदू में लगेगा ना। 125 का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें सभी प्रकार की महिलाओं को 125 में मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। और जो उनके बच्चे हैं, तो जो बच्चों का प्राकृतिक पिता है जिसने उनको पैदा किया है, उसके खिलाफ मेंटेनेंस का राइट बच्चों को भी है। अब बच्चों की गार्जियन वही है माँ, बच्चे की गार्जियन तो वही 18 साल तक जिसके साथ बच्चे रहते हैं, जिसके साथ बच्चे रहते हैं वही गार्जियन है बच्चों का, बच्चों की। तो वो अपने हस्बैंड से उन बच्चों के लिए भी खर्चा मांग सकती है और अपने लिए भी मांग सकती है, बशर्ते कि वो बच्चे उसी मैरिज से पैदा हुए हों, मैरिज से पैदा हुए हों तो वो मांग सकती है। और एक बहुत ही कड़वी बात कह रहे हैं हम कि मान लो हस्बैंड के साथ किसी लेडी का विवाह तो हो रखा है, लेकिन वो बच्चा उसने अपने हस्बैंड के बजाय किसी मित्र से, पड़ोसी से, जिसके उसके फिजिकल रिलेशंस हो गए, उनकी सहायता से पैदा कर लिया। पर चूँकि मैरिज डिजॉल्व नहीं हुई है तो वो बच्चा हस्बैंड का ही माना जाएगा, चाहे वो हस्बैंड के शरीर से पैदा ना हुआ हो, किसी और का बच्चा हो, तब भी वो उसकी पत्नी ने पैदा किया है हस्बैंड की, तो हस्बैंड का ही माना जाएगा, चाहे वो हस्बैंड का हो और चाहे ना हो। जब तक कोर्ट से वो इलेजिटिमेट चाइल्ड डिक्लेयर नहीं हो जाएगा तब तक 112 एविडेंस एक्ट आपकी मदद के लिए खड़ा है कि अगर मैरिज के दौरान किसी स्त्री ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो स्त्री का जो पति है उसी का वो बच्चा माना जाएगा, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो वो अपने बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस ले सकती है और अपने लिए भी ले सकती है। अगर वो डाइवोर्स नहीं चाहती, अगर उसने जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई नहीं किया, मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कराया सेक्शन 12 में, तो उसकी मर्जी है न कराए, पर तब भी उसका मेंटेनेंस का अधिकार है। पर मेंटेनेंस का अधिकार में पहली शर्त ये है कि अगर हस्बैंड तुमको अपने साथ रखने को तैयार है, तो मैरिज का मतलब होता है टू लिव टुगेदर, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए। और अगर कोई मजबूत कारण है अलग रहने का,
या म्यूचुअल कंसेंट है अलग रहने की, तो आप अलग रह रही हो, है ना, तो आप अलग, म्यूचुअल कंसेंट है, वो हस्बैंड कहता है नहीं तुम अलग रहो, हम तुमको खर्चा देते रहेंगे तो और रहो, और नहीं तो मैरिज का मतलब है साथ रहना। जब तक हस्बैंड की गलती ना हो, उसने तुमको मारा पीटा, उसने तुमको डिजर्ट कर रखा, उसने दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, या उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे कोई कारण है तो अलग रहो आप, नहीं तो हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो अलग रहने का अगर पर्याप्त कारण है तो अलग रह करके भी आप मेंटेनेंस ले सकते हो। पर 125(4) में जो कारण दिए गए हैं उनको अगर आप उल्लंघन करोगे, जैसे एडल्ट्री में आप रह रही हो, तो रही हो किसी दूसरे आदमी के साथ रात दिन, और खर्चा मांग रहे हो जिसने साथ फेरे लिए हैं तुमसे, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एडल्ट्री में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो अपने एडल्ट्री में रहते हुए अपने पति से जिसके साथ उसकी शादी हुई है उससे खर्चा पाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। आपको ये तय करना है कि आपको मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में चाहिए या सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट में चाहिए। अब इसमें 125 सीआरपीसी की दो तरह की व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में। जहाँ जहाँ फैमिली कोर्ट बना दी गई हैं वहाँ तो 125 का पिटीशन फैमिली कोर्ट में ही अप्लाई होगा, और जहाँ फैमिली कोर्ट नहीं है वहाँ 125 का जो एप्लीकेशन है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगेगी। 125 की एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगेगी, और डाइवोर्स का पिटीशन सिविल जज के यहाँ लगेगा। और अगर फैमिली कोर्ट है तो डाइवोर्स का पिटीशन है, जुडिशियल सेपरेशन का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का है, यह सेक्शन 12 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पिटीशन है, वो सभी फैमिली कोर्ट है तो सिर्फ फैमिली कोर्ट में ही लगेंगी। अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो ये सिविल जज के यहाँ लगेंगी, और 125 की एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ लगेगी। और मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 125 की ऐसी होती है, गौर से देख लो आप, एक फैमिली कोर्ट में ही है, हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट है, तो फैमिली कोर्ट में अब इसमें हमें ग्राउंड्स लिखने होते हैं, जैसे कि वो मेंटेन करने से अगर रिफ्यूज़ कर रहा है हस्बैंड तो ये एक ग्राउंड है, या वो निगलेक्ट करता, मुँह से तो नहीं रिफ्यूज़ करता लेकिन वो इग्नोर मार देता है, तुम्हारी बात का ध्यान नहीं देता। तुम मायके पड़ी हो तो मायके पड़ी हो तो बुलाने नहीं जाएगा, हाँ आ गए हो तो घर में पड़ी रहो, कहीं और चला जाता है घूमने फिरने, रिश्तेदारी में चला गया बिना बताए। तो चाहे वो रिफ्यूज़ करे और चाहे निगलेक्ट करे टू मेंटेन यू, तो आप मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हो। शर्त यह है कि वो मेंटेनेंस देने की हैसियत रखता हो, अर्निंग मेंबर हो, और आप अर्निंग मेंबर नहीं हो। अगर आप भी कमाती हो, आप भी नौकरी करती हो और वो भी नौकरी करता है तो आपको मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं है उसके खिलाफ। अगर उसकी आमदनी ज़्यादा है और तुम्हारी कम है, और जो आमदनी है वो तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए कम पड़ती है, तब आप कोर्ट से कह सकते हो कि हम 15,000 रुपये महीने कमाते हैं, हमें 10,000 रुपये और चाहिए घर चलाने के लिए, अपने आप को हमारा एक बच्चा है उसको पालने के लिए स्कूल भेजना है, तो 25,000 रुपये का मोटे मोटे तौर पर हमारा कपड़ों का, दवाइयों का, रहने का, किराए का सब खर्चा आ जाता है। तो हमको हमारे हस्बैंड से 10,000 रुपये और दिलाए जाएं, 15 मैं कमा लेती हूँ, तो आपको एंटाइटल्ड हो। लेकिन अगर पता लगा कि आप तो 15 कमाती हो और हस्बैंड भी 15 कमाता है, तो हस्बैंड से आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं तो तुम ये कह सकते हो कि भाई 15 मैं कमाती हूँ तो उसमें से मेरा भी खर्चा है और मेरे बच्चों का भी खर्चा है, और बच्चे जो हैं मेरे हस्बैंड के ही हैं। हस्बैंड जो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है उसमें खुद ही ऐश करता है वो, तब कोर्ट ज़रूर 5,000 रुपये 7,000 रुपये दिलवा देगी हस्बैंड से। बेसिक बात यह है कि आपको वाइफ रहते हुए मेंटेनेंस लेना है या वाइफ न रहते हुए मेंटेनेंस लेना है। अगर आप तलाक लेने के बाद मेंटेनेंस, ये जो 125 सीआरपीसी है ये मेंटेनेंस तब भी दिलाता है आपको जब आपको आपके हस्बैंड ने या तो तलाक दे दिया हो या उसकी दुष्टता के कारण आपने उससे तलाक ले लिया हो। चाहे आपने लिया हो चाहे आपने दिया हो, अगर आप डाइवोर्सी हैं तो 125 में
आपको मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि आपकी अपनी आमदनी ना हो। अगर आप अर्निंग मेंबर नहीं हो तो आप जो है मेंटेनेंस ले सकती हो, और अगर अर्निंग मेंबर हो तो आप नहीं ले सकते। आमदनी पर जलन के कारण आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, आपको उस मेंटेनेंस पाने की ज़रूरत है, उससे आपका खर्चा नहीं चल रहा तो आप मेंटेनेंस ले सकते हो, बशर्ते कि आपका हस्बैंड कमाता हो। हाँ ठीक ठाक, तभी तो वो देगा, नहीं तो कहाँ से देगा। अगर नहीं कमाता है तो 100-200 400 रुपये मिल जाएगा, उससे क्या होगा आपको। कानून ये है कि हस्बैंड अगर शरीर से स्वस्थ है तो वो मजदूरी करे, दिहाड़ी करे, उसमें से जो कमाई होती है उसमें से दे वो। पर वो कितनी कमाई होगी और कितना वो आज के ज़माने में अपना खर्चा निकालेगा, कितना वो तुम्हें दे पाएगा। मजदूरी और दिहाड़ी रोज़ तो मिलती नहीं। तो आपका अधिकार है मेंटेनेंस का उसकी आमदनी के खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं, उसकी आमदनी के खिलाफ। आमदनी है अगर हस्बैंड की तो मेंटेनेंस आप ले सकते हो, अगर आमदनी नहीं है तो मजदूरी करके देने की जिम्मेदारी है उसकी। वो कह देगा हमें मजदूरी का काम ही नहीं मिला, हमें 10 दिन काम मिला, 8 दिन काम मिला महीने में, उसमें से हमारी इतनी आमदनी हुई, उस आमदनी में से हमने खर्चा अपना खाना पीना चलाया, अब हमारे पास 200-400 रुपये बचते हैं महीने में, तो कोर्ट ज़्यादा 500 रुपये तुम्हें दिला देगी, उससे क्या होगा आज के ज़माने में। तो इसलिए हस्बैंड अर्निंग मेंबर हो, कमाता हो, और आप अर्निंग मेंबर नहीं हो तो ही मेंटेनेंस ले सकते हो। फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट में आप डालोगे, अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ 125 में डालोगे, और सिविल कोर्ट में डालना है सेक्शन 24 और 25 में, तो वो तभी डाल सकते हो जब डाइवोर्स का, जुडिशियल सेपरेशन का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, सेक्शन 12 में नल एंड वाइड डिक्लेयर करने का पिटीशन मेन पड़ा हो, तब आप सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन लगा सकते हो। अलग से 24 में या 25 में एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में नहीं लगेगी, है ना। और सिविल कोर्ट और 125 का दोनों का जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट को दे दिया गया है, जहां फैमिली कोर्ट है, और जहां नहीं है वहाँ 125 का पिटीशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पड़ेगा, और जो डाइवोर्स के साथ 24 और 25 में पड़ेगा वो सिविल जज के यहाँ पड़ेगा। अगर मैरिज आपकी हुई है और मैरिज रजिस्टर्ड हुई है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दाखिल करोगे, नहीं, क्योंकि वो हस्बैंड डिनाई कर देगा कि हमारी ये पत्नी ही नहीं है। तो पत्नी आप हो ये साबित करना आपका काम है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर हो, रजिस्ट्रार के यहाँ से मिलता है, या आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है तो कोर्ट से मिलता है, वो एसडीएम या डीएम को पावर होती है एज ए मैरिज ऑफिसर, तो वो सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट में मिलता है। और तीसरा ये है कि मान लो धार्मिक रीति रिवाज से जैसे हमारे लोगों के माताओं के पिताओं की शादियां हुई हैं, तो वो कोर्ट में तो हुई नहीं है, वो तो घरों में बारात ले जाके हुई हैं। तो उसमें अगर आपके मैरिज का कार्ड है, शादी का कार्ड है, तो वो दाखिल करोगे। शादी के समय आजकल वो फ़ोटो वोटो खींचने का रिवाज है, वो एल्बम मेंटेन करते हैं शादी के टाइम का, तो वो उसकी फ़ोटो निकाल करके उसकी जो कॉपी है वो आप कोर्ट में दाखिल करो कि देखो ये जयमाल हो रहे हैं, ये फेरे हो रहे हैं, हाँ, ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पहना रहे हैं, ये हवंत कुंड के चारों तरफ फेरे ले रहे हैं, इस सब की जो फोटोग्राफ हैं वो दाखिल करो। अगर वीडियो बनाया गया है तो वीडियो की कॉपी निकलवा करके वो कोर्ट में दाखिल करो। मेन बात ये साबित करने की है कि हमने इनके साथ शादी की है। और अगर अपने WS में रिटन स्टेटमेंट या ऑब्जेक्शन जो फाइल करते हैं तुम्हारे पिटीशन के अगेंस्ट, उसमें वो शादी को डिनाई नहीं करते, शादी एडमिट कर लेते हैं, तो फिर तुम्हें शादी प्रूव ही नहीं करना है, फिर तो वो शादी मान ही रहे हैं कि शादी हुई थी फला तारीख को फला जगह, है ना, फला तारीख को फला जगह शादी हुई थी, वो मान रहे हैं, तो फिर उससे जुरिस्डिक्शन भी तय हो जाता है, और ये भी तय हो गया है कि शादी तुम्हारी हुई थी, वो तुम्हारे हस्बैंड हैं, क्योंकि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट है कि जो फैक्ट्स अपोजिट पार्टी ने मान लिया है उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके 2 बच्चे हैं और आपने असर्ट किया
कि मेरी इस आदमी से शादी फला तारीख को देहरादून में या दिल्ली में या कानपुर में कहीं भी हुई थी, जहाँ भी हुई, और उससे हमारे विवाह से 2 बच्चे पैदा हुए। तो हस्बैंड जब WS फाइल करता है या ऑब्जेक्शन फाइल करता है, उसमें ये स्वीकार करता है कि हाँ हमारी इनकी शादी हुई थी, हाँ ये बात सही है कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, जैसी भी पोजीशन है, तो वो सब वो स्वीकार करता है। तो उनको साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल उसी बात की एविडेंस आपको देनी होती है जिसमें वो स्वीकार नहीं करता। जैसे लड़का लड़की भाग करके शादी कर लेते हैं माँ बाप को बताए बगैर, अब वहाँ पर तो न लड़की के घर वाले होते हैं न लड़के के घर वाले होते हैं, दोस्त यार होते हैं। अगर ऐसी मैरिज हुई है तो उसकी मैरिज के अगर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अगर भाग के किया है तो मैरिज जब रजिस्टर हो जाएगी तो उसका सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट सेक्शन 8 में पर्याप्त सबूत है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 है, पर्याप्त सबूत है शादी का। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो वो जो पंडित जी हैं जिन्होंने शादी कराई है और वो बाराती जो साथ में शादी में गए थे, उनकी गवाही करा दीजिए, उनका एफिडेविट दीजिए पहले, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के होगा उनका और गवाही हो जाएगी। तो बेसिक बात है, जब आप एप्लीकेशन डालते हो पिटीशन, तो पिटीशन के साथ उन्हीं फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट बनाया जाता है। जो एप्लीकेशन में आपने कंटेंट्स दिए हैं उसी कंटेंट्स को देते हुए एक एफिडेविट आप वेरीफाई करते हो। वो इस बात का होता है कि आप एफिडेविट में ओथ ले करके देते हो, वो नोटरी से या ओथ कमिश्नर से आइडेंटिफाई और सर्टिफाई होता है। तो उसमें अगर आप झूठ बोलोगे हाँ तो आपको सज़ा हो जाएगी उसी बात पर, क्योंकि झूठ शपथ लेकर झूठ बोलना कानून में अपराध है, शपथ लेकर। तो एफिडेविट में तो आप ओथ ऑन ओथ स्टेटमेंट देते हो। तो इस प्रकार से ये मेंटेनेंस के मामले में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली ये साबित करना होता है कि हमारे ये हस्बैंड हैं, हमारे साथ इन्होंने विवाह किया और इस विवाह से हमारे ये बच्चे पैदा हुए। अगर वो इनको मान लेते हैं अपने अपने जवाब दावा में, WS रिटन स्टेटमेंट में मान लेते हैं, ज़्यादातर लोग मान लेते हैं तो आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं मानते हैं तो फिर बर्डन आप ही के ऊपर 101 एविडेंस एक्ट में है कि आप ये साबित करो जो आप कह के आए हो। आपने कहा कि इनकी हमारी और इनकी दिल्ली में फला जगह शादी हुई थी, कोर्ट हजारी में, फलाना जगह में, या फला मंदिर में, या फला धर्मशाला में, या फला वेडिंग पॉइंट में। और अगर उन्होंने डिनाई कर दिया कि प्लेंटिफ का ये कहना गलत है कि मेरी इनके साथ शादी हुई थी, तो फिर जिसने पिटीशन फाइल किया है उसी की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि हमारी इनकी शादी हुई थी। बस ये काफ़ी है। तो एफिडेविट में अंकल जैसे अगर मैं बाराती हूँ तो हाँ, मेरे एफिडेविट में क्या लिखा होगा? वो ये लिखा होगा कि मैं बाराती था, मैं इनके साथ बारात में गया था, हमारे सामने इनका विवाह हुआ, हमारे सामने इनके फेरे हुए और हमारे साथ बारात में विदा होकर बहू यानी ये और हस्बैंड और हम बाराती वापस घर आए। बशर्ते कि खाना खा करके न विदा हो गए हों, खाना खा के चले आए तो फिर उतना ही कहिए आप। और अगर वहाँ मंडप के टाइम, फेरे के टाइम आप रहे हो न रहे हो तो भी कह सकते हो कि मैं फेरे तक रुका था। आप पर ध्यान रहे, वो कैमरा वगैरह चलते रहते हैं वहाँ, तो उसमें तुम्हारी फ़ोटो होनी चाहिए अगर तुम वहाँ फेरों में थे। अगर नहीं थे तो जो नहीं थे तो झूठ नहीं कहो, क्योंकि उसमें वीडियो में आपका फ़ोटो आनी चाहिए। जब अगर फेरे में बैठे हो, वहीं पर मंडप के चारों तरफ बैठे हो, तो कैमरे की फ़ोटो में बाकी सबका फ़ोटो आ रही, तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? तो बेसिक बात यह है कि आपको ये साबित करना होता है कि हमारी शादी हुई थी और फला जगह हुई थी, क्योंकि उससे आपका जुरिस्डिक्शन तय होता है। और हस्बैंड ने तुमको कब छोड़ा, कब तक तुम साथ रहे, जहाँ तुम आखिरी बार साथ रहे वहाँ भी जुरिस्डिक्शन होता है। और अब तो कानून ने महिलाओं के लिए थोड़ी सुविधा कर दी है कि आपस में जब नहीं बनी और दोनों अलग अलग हो गए तो महिला जहाँ रहती है वहीं से मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल कर सकती है। मान लो देहरादून में उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद में महिला चली गई गोवा, उसके परिवार वाले गोवा में रहते हैं तो वो गोवा में फाइल कर सकती है। अगर वो बॉम्बे चली गई है, भाई साहब उसके बॉम्बे में रहते हैं, माँ बाप मर चुके हैं, तो बॉम्बे से दाखिल कर सकती है। बेसिक बात यह है कि जहाँ उसकी मैरिज हुई हो,
जहाँ दोनों साथ साथ रहे हों या जहाँ अपोजिट पार्टी रहती है वहाँ दाखिल कर सकते हो। और या आजकल कानून में परिवर्तन हो गया है कि महिला जो है जो पिटीशन फाइल कर रही है जहाँ वो रह रही है वहीं कर सकती है, उसी ज़िले में। ठीक है। और अंकल एक व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या गलतियां करते हैं लोग मेंटेनेंस एप्लीकेशंस में? मेंटेनेंस एप्लीकेशन में दिखाना ज़रूरी होता है कि हमको हमारे हस्बैंड की आमदनी है, वो कमाते हैं, उसकी कितने रुपए महीने कमाती होती है, कमाई होती है। अगर उस पर आप साइलेंट हो तो मेंटेनेंस कैसे मिल जाएगा? तो एक तो ये खोल के आना है कि हस्बैंड कहाँ काम करते हैं और कहाँ से कमाई है उनकी, क्योंकि बाद में तुमको उनका सर्टिफिकेट उनके डिपार्टमेंट से ले करके राइट टू इन्फॉर्मेशन में दाखिल करना पड़ेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, तो जहाँ भी हस्बैंड तुम्हारी नौकरी करते हैं वहाँ वो सब एक पिटीशन एप्लीकेशन दोगे आप एफिडेविट के साथ, तो वो आपकी कॉपी आपको बना के दे देंगे कि हाँ ये आदमी हमारे यहाँ नौकरी करता है और पर मंथ इसको इतनी तनख्वाह मिलती है। तो एक तो ये ज़रूरी है कि आप एसर्ट करके आओ कि ये हमारे हस्बैंड कमाते हैं, एक बात है। दूसरा ये ज़रूर लिखना है कि हम इनके साथ क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि ये तुम्हारी स्वीट विल नहीं है कि तुमने शादी करी और रह रहे हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने मायके में बिना किसी ठोस कारण के, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि शादी हुई है तो हस्बैंड के साथ रहो। अब हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रहे हो तो उसके कारण लिखो, ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि शादी कब हुई और बारात में कौन कौन से लोग गए थे उसका भी हवाला होगा, क्योंकि ताकि उनको ज़रूरत पड़ने पर बतौर गवाह आप बुला सको। और ये भी लिखोगे क्या कि आप कोई नौकरी नहीं करते, आपकी कोई अपनी आमदनी नहीं है, आप माँ बाप के ही सहारे जी रहे हो। हाँ, तो आपको क्योंकि शादी कर दी माँ बाप ने तो माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो रखते तो हैं ये बेचारे, क्या करें, कहाँ फेंक दें, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप ये लिख कर आओगे कि हमारी कोई आमदनी, हस्बैंड की आमदनी होनी चाहिए और क्लेमेंट की आमदनी नहीं होनी चाहिए, और हो तो बहुत थोड़ी होनी चाहिए जिससे उसका गुजारा न चल सके।